हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वित्त वर्ष 2025-26 की यूनियन बजट को डिस्कस करूंगा। इस यूनियन बजट को भारत के माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2025 ईस्वी को सदन के पटल पर पेश किया गया था। तो यह जो बजट है 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम लोग लेटेस्ट यूनियन बजट को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व में हमने वित्त वर्ष 2025-26 की बिहार बजट को भी डिस्कस किया था। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में बजट और इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से काफ़ी अधिक संख्या में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना होगा। जितने महत्वपूर्ण डेटा हैं उसको बार बार आप लोग अध्ययन करें, बार बार याद करें, रिवाइज करें, तब जाकर सारे डेटा आपको याद हो पाएंगे। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसका जो PDF है वह हमारे करेंट अफेयर पेड बैच में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बजट का आकार देखें तो इस बार का केंद्रीय बजट का जो आकार है 50,65,345 करोड़ रुपया इस बार का हमारा बजट है। ठीक है, जो बजट का आकार होता है यानी कि इसे आप कुल व्यय कह सकते हैं। यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार के द्वारा इतने रुपये कुल व्यय निर्धारित किए गए हैं। यानी कि बजट का आकार है 50,65,345 करोड़ रुपये। ठीक है, तो यह तो कुल व्यय हो गया। तो सरकार के द्वारा इस बार कुल प्राप्ति का भी निर्णय रखा गया है 50,65,000 करोड़ रुपये। ठीक है, तो इनमें से कुल प्राप्ति में से राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति आपको याद रखना होगा कि राजस्व प्राप्ति का कितना हिस्सा है, पूंजीगत प्राप्ति का कितना हिस्सा है। तो 50 लाख करोड़ रुपये में से राजस्व प्राप्ति लगभग 34 लाख करोड़ रुपया और पूंजीगत प्राप्ति लगभग 16 लाख करोड़ रुपया। आप लोग इसे याद रखेंगे। कुल प्राप्ति 50.65 लाख करोड़ रुपया, कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, राजस्व प्राप्ति 34.20 लाख करोड़ रुपया, पूंजीगत प्राप्ति 16.44 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, तो यह हो गया बजट के बारे में। अब इस बार का अगर आप बजट देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के 4 महत्वपूर्ण इंजन की चर्चा की गई है बजट में। यानी कि बजट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 महत्वपूर्ण इंजन हैं और इन 4 महत्वपूर्ण इंजन में पहले नंबर पे है एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे है MSME, तीसरे नंबर पे है इन्वेस्टमेंट और चौथे नंबर पे है एक्सपोर्ट। यानी कि बजट के 4 महत्वपूर्ण इंजन में क्रमशः कृषि, MSME, निवेश और निर्यात शामिल हैं। तो इन चारों इंजन को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो बजट का आकार यानी कि कुल व्यय, कुल प्राप्ति बजट के 4 महत्वपूर्ण इंजन हो गए। अब जो महत्वपूर्ण डेटा है जहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है, उनमें ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजकोषीय घाटा। तो वित्त वर्ष 2025-26 का जो राजकोषीय घाटा रखा गया है वह है 4.4%। यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित राजकोषीय घाटा है लगभग 4.4%। राजस्व घाटा है 1.5%, प्राथमिक घाटा है 0.8% और प्रभावी राजस्व घाटा है 0.3%। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे राजकोषीय घाटा 4.4%, राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.8% और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%। अगर आप इसे फिगर में देखें तो राजकोषीय घाटा 15,68,936 करोड़ रुपया, राजस्व घाटा 5,23,846 करोड़ रुपये, प्राथमिक घाटा 2,92,598 करोड़ रुपया और प्रभावी राजस्व घाटा है 96,654 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं आगे डिस्कस करूं उससे पहले आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा 71वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए करेंट अफेयर का एक पेड बैच को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ।
इसके बारे में जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है और प्रीलिम्स के लिए डिफरेंट जो वीडियोस आ रहे हैं वहां पर भी इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड की गई है। करेंट अफेयर बैच के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारी वह इसके अंतर्गत 1 ईयर का करेंट अफेयर सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। बेसिकली यह बैच हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, इसका जो फ़ी रखा गया है वह फ़ी है इसका 500 रुपये 1 ईयर के लिए। इसके अंतर्गत 1 साल का पूरा करेंट अफेयर जितने महत्वपूर्ण मैगजीन हैं उन सभी का शॉर्ट नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। सभी महत्वपूर्ण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने के पीछे मेरा महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि अगर फैक्चुअल सवाल पूछा जाए या फिर स्टेटमेंट टाइप का सवाल पूछा जाए तो आप वहाँ पर आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत सितंबर 2024 से 1 साल का जब तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक 71वीं बीपीएससी प्री होने तक का करेंट अफेयर आपको पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रत्युत्तर दर्पण मंथली मैगजीन का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बिहार करेंट अफेयर का मंथली शॉर्ट नोट्स आपको इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। विजन आईएएस की जो मैगजीन होती है विजन आई जनवरी 2025 ईस्वी से इसका भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। परीक्षा मंथन की जो मैगजीन है वो भी इसके अंतर्गत शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली पीआईबी अपडेट्स ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है जो पेड बैच है वहाँ पे। इसके अंतर्गत जो बजट इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं बिहार यूनियन वो सभी का पीडीएफ इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए जो कुछ भी कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जा रहे हो, चाहे वह किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज हो या फिर डिफरेंट पीसीएस में पूछे जा रहे प्रश्न उसका एक्सप्लेनेशन हो, तो ये सभी चाहे वह एमपी पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस से सभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इन सभी का जो पीडीएफ है वह हमारे पेड बैच में प्रोवाइड किया जाएगा और पेड बैच में जुड़ने का फी है 500 रुपये। इसके अंतर्गत प्रीलिम्स होने तक के सारे कंटेंट आपको इसी बैच में अवेलेबल मिलेंगे। प्रीलिम्स से रिलेटेड स्पेशली करेंट अफेयर और जो कुछ भी यूट्यूब पर डिस्कस किए जाएंगे उसका पीडीएफ। इससे जुड़ने का जो फी हमने बता दिया 500 रुपया। 8375934036 या 9870564701 डिटेल जानकारी के लिए ये दो में से किसी भी एक नंबर पे आप लोग फ़ोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट करना हो तो ये दोनों नंबर जो है वह गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम पे अवेलेबल है। तीनों नंबर किसी भी नंबर पे आप लोग 500 रुपये का पेमेंट करने के बाद ये दोनों नंबर व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। तो पेमेंट करने के बाद दो में से किसी भी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग मैसेज कर दें। आपको पेड बैच का जो लिंक है वह प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ पर जुड़कर आप सभी ये कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो फी है 500 रुपया और पेमेंट का नंबर है 8375934036 या 9870564701। ठीक है, तो यह है पेड बैच के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और यहीं पे जो आज का जो लेक्चर चल रहा है उसका भी पीडीएफ यहीं पे आपको इसी पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बजट के बारे में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने देख लिया राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक राजस्व, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, इन सभी का डेटा, कुल आय, कुल व्यय। ठीक है, बजट के 4 महत्वपूर्ण इंजन, इन सभी को हमने डिस्कस किया। अब अभी हमने बताया था कि जो कुल व्यय है, कुल व्यय अभी हमने बताया था 50.65 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो अब सवाल है कि यह व्यय किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए जाएंगे। ये जो व्यय की राशि है वह कहाँ खर्च किया जाएगा, यानी कि रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये कुल व्यय में आप देखेंगे तो 22% जो हिस्सेदारी है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा पर खर्च किया जाएगा। 20% की हिस्सेदारी ब्याज अदायगी पर खर्च की जाएगी। 16% की हिस्सेदारी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं पर खर्च की जाएगी। 8% की हिस्सेदारी केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च की जाएगी। 8% की हिस्सेदारी रक्षा पर खर्च की जाएगी। फिर 8% की हिस्सेदारी वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण पर खर्च किए जाएंगे। 6% की हिस्सेदारी आर्थिक सहायता पर खर्च किए जाएंगे और अन्य 8% की हिस्सेदारी अन्य व्यय पर खर्च किए जाएंगे। तो यह है 50.65 लाख करोड़ रुपए जो व्यय किए जाएंगे। उस व्यय का पूरा लेखा जोखा किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च किए जाएंगे। अब सवाल है कि ये तो खर्च किया जाएगा इतना। अब सवाल है जो अभी प्राप्ति की भी जो राशि हमने बताई थी 50.65 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो सवाल है कि आखिर प्राप्ति राशि की प्राप्ति हमें कहां से होगी, यानी कि रुपया कहां से आता है। ठीक है, रुपया कहां जाता है हमने डिस्कस कर लिया। अब है कि रुपया कहां से आता है। तो देखेंगे जो कुल प्राप्ति होती है उनमें से 24% की जो हिस्सेदारी है वह उधार और अन्य देयता।
22% इनकम टैक्स से, 18% जीएसटी व अन्य टैक्स से, 17% कॉरपोरेट टैक्स निगम कर से, 9% कर भिन्न प्राप्ति से, 5% केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 4% सीमा शुल्क। यानी कि यहाँ से हमें रुपये की प्राप्ति होती है। तो रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ खर्च होता है, रुपया कहाँ जाता है, इसे हमने डेटा के रूप में डिस्कस कर लिया। अब देखिए सरकार के द्वारा जो राशि खर्च किए जाएंगे उनमें किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सर्वाधिक रकम खर्च किए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो रकम खर्च किया जाएगा वह ब्याज अदायगी पर खर्च किया जाएगा, 12.76 लाख करोड़ रुपया। ठीक है। टॉप 3 मिनिस्ट्री जहां पर सरकार के द्वारा अधिक खर्च किए जाने का निर्णय लिया गया है, और टॉप 3 मिनिस्ट्री में पहले नंबर पर है परिवहन, दूसरे नंबर पर है रक्षा और तीसरा नंबर पर है ग्रामीण विकास। परिवहन क्षेत्र में सरकार के द्वारा 5.48 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में 4.91 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ग्रामीण विकास पर 2.66 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। यानी कि यह है टॉप 3 केंद्रीय मंत्रालय जहां पर सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा बजटीय आवंटन किया गया है। बजट का उद्देश्य 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करने पर आधारित है। अभी हमने ऊपर बताया था बजट के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण इंजन की चर्चा की गई है और पूरा बजट देखेंगे तो इन्हीं 4 महत्वपूर्ण इंजन पर ही आधारित है पूरा बजट। ठीक है। लेकिन एक और तरफ आप देखेंगे तो बजट का उद्देश्य 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करना है, जिनमें पहला है कराधान, दूसरा है विद्युत क्षेत्र, तीसरा है शहरी विकास, चौथा है खनन, पांचवा है वित्तीय क्षेत्र और छठा है विनियामक सुधार। ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं बजट की 4 महत्वपूर्ण इंजन में से एक एक इंजन को करके हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बजट जो है वह इन्हीं 4 महत्वपूर्ण इंजन पर आधारित है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला इंजन जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जाना जाता है वह है एग्रीकल्चर। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट 25-26 का इस बार का आप देखेंगे तो प्रथम इंजन, अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन किसे कहा गया है, तो एग्रीकल्चर को कहा गया है। अब इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 8 से 10 ऐसे योजनाएं निर्मित की गई है जिसे कृषि के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाएगी, जिनमें पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बेसिकली आप देखेंगे तो नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है उसी की तर्ज पर इसे भी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। ये 100 जिले उन जिलों में शामिल होंगे जो जहाँ की उत्पादकता काफ़ी कम होगी, फसलों की बुआई वहाँ पर कम की जाती है तथा औसत से कम ऋण मानदंड वहां पर उपलब्ध हैं। यानी कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। इन 100 जिलों के अंतर्गत लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होने की संभावना है। यानी कि 1.7 करोड़ किसान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से शामिल होंगे, जिसका विस्तार भारत के 100 महत्वपूर्ण जिलों में किया जाएगा जो कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित होंगे। ठीक है। अब इस योजना का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अगर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को देखा जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य मल्टीपर्पज को लेकर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिनमें पहला उद्देश्य है संवर्धित कृषि उत्पादकता, यानी कि कृषि उत्पादकता का संवर्धन करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। दूसरा, फसल विविधता एवं सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना। तीसरा, पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना। चौथा, सिंचाई सुविधा में सुधार करना। पांचवा, दीर्घ अवधि एवं लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना। ठीक है। तो यह है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दूसरा पॉइंट है दलहन में आत्मनिर्भरता। बेसिकली सरकार के द्वारा 6 वर्षीय इस मिशन का लक्ष्य रखा गया 6 वर्ष तक, और इसके अंतर्गत तूर, उड़द एवं मसूर इन 3 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। दलहन के अंतर्गत 3 उत्पाद तूर, उड़द एवं मसूर पर विशेष फोकस करते हुए दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। एग्रीकल्चर से संबंधित यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन लॉन्च किए जाने का उद्देश्य क्या है सरकार का? तो पहला उद्देश्य है
अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना। दूसरा, बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। तीसरा, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। ठीक है, तो यह है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। पांचवा है मत्स्य उद्योग। सरकार के द्वारा मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने की चर्चा इस बार की बजट में की गई है और आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे जो और भी अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनके साथ साथ विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने पर सरकार के द्वारा मुख्य फोकस किया गया है। वर्तमान समय में भारत जो है मत्स्य उत्पादन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, समुद्री खाद्य निर्यात से वर्तमान समय में सरकार को 60,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि भारत से समुद्री खाद्य निर्यात का जो मूल्य है वह 60,000 करोड़ रुपये है। तो सरकार के द्वारा मत्स्य उद्योग पर भी फोकस करने की बात इस बार के केंद्रीय बजट का मेन महत्वपूर्ण थीम है। कपास उत्पादकता मिशन। सरकार के द्वारा पंचवर्षीय एक लक्ष्य के रूप में कपास उत्पादकता मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि हेतु कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है केसीसी के माध्यम से ऋण वृद्धि। ऋण की सीमा आप देखेंगे केसीसी के तहत तो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि केसीसी के माध्यम से ऋण वृद्धि करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है और इससे वर्तमान समय में केसीसी से 7.7 करोड़ किसान लाभान्वित होते हैं। और कृषि के अंतर्गत अंतिम आप देखेंगे जो सरकार का लक्ष्य रखा गया है वह अंतिम जो कार्य रूप है वह है असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र की स्थापना करना, यानी कि सरकार के द्वारा भारत में असम के नामपुर में एक यूरिया संयंत्र की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वार्षिक वह 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर जो कि बजट का सबसे महत्वपूर्ण इंजन है, पहले इंजन के रूप में कृषि को रखा गया अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण इंजन के रूप में, उसके अंतर्गत इन 8 महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट का जो दूसरा इंजन है वह दूसरा इंजन है एमएसएमई। काफ़ी महत्वपूर्ण है और एमएसएमई किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। अगर आप भारत में ही देखें तो कुल निर्यात में एमएसएमई का योगदान है 45%, विनिर्माण में एमएसएमई का योगदान है 36% और भारत में 5.7 करोड़ एमएसएमई जो हैं वह रजिस्टर्ड हैं। यह भारत सरकार का डेटा है। निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी 45%, विनिर्माण में एमएसएमई की हिस्सेदारी 36% और 5.7 करोड़ एमएसएमई वर्तमान समय में भारत में हैं। तो एमएसएमई से संबंधित सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह परिभाषा में बदलाव को लेकर है। सरकार के द्वारा निवेश सीमा और टर्नओवर सीमा इन दोनों में बदलाव की गई है और दोनों में वृद्धि की गई है। पहले जो निवेश सीमा थी उसमें 2.5 गुना की वृद्धि की गई और जो टर्नओवर की सीमा थी उसमें 2 गुना की वृद्धि की गई है। तो एमएसएमई की यह नई परिभाषा है। 67वीं बीपीएससी में एमएसएमई की परिभाषा से संबंधित एक सवाल पूछा गया था और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि एक प्रश्न जो है वह एमएसएमई की न्यू डिफिनीशन, न्यू परिभाषा से ही संबंधित होगा। तो आप लोग इस परिभाषा को अच्छे तरीके से जेहन में याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए नवीन परिभाषा क्या है। तो नवीन परिभाषा यहाँ पर सूक्ष्म उद्योग, यह लघु और यह मध्यम निवेश और टर्नओवर। ठीक है, तो नवीन परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे तो वैसे उद्योग जिनका निवेश जो है 2.5 करोड़ होना चाहिए वे सूक्ष्म उद्योग माने जाएंगे और वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ तक होनी चाहिए सूक्ष्म उद्योग का। लघु उद्योग में निवेश की सीमा 25 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए। मध्यम उद्योग निवेश की सीमा 125 करोड़ और टर्नओवर जो है 500 करोड़ रुपए होने चाहिए। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम यहाँ पे है निवेश टर्नओवर, तो सूक्ष्म में निवेश है 2.5 करोड़, लघु 25 करोड़, मध्यम 125 करोड़। टर्नओवर में सूक्ष्म का है 10 करोड़, लघु 100 करोड़ और मध्यम 500 करोड़। ठीक है, तो 2.5, 25, 125, 10, 100 और 500 करोड़, यही चार्ट पूरे मस्तिष्क में आप लोग बैठा लें। ठीक है, तो एमएसएमई की यह हो गई नई परिभाषा। एमएसएमई के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है वह महत्वपूर्ण निर्णय है स्टार्टअप के लिए 10
ऋण जो है वह 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया तक कर दिया गया है। 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किए जाने का निर्णय लिया गया है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पहले वर्ष 10 लाख क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। 5 लाख महिला SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। फोकस उत्पाद स्कीम, बेसिकली जो फोकस उत्पाद स्कीम है 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए, एक है फुटवियर और दूसरा है लेदर क्षेत्रों के लिए। ठीक है, पूर्वोदय स्कीम के तहत बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। यानी कि बिहार में देखिए इस बार का बजट देखेंगे तो बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अभी हमने अर्थव्यवस्था के पहले इंजन के रूप में कृषि को डिस्कस किया। कृषि में हमने बताया कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण इंजन है वह है MSME, और MSME के अंतर्गत बिहार में आप देखेंगे तो पूर्वोदय स्कीम के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना बिहार में की जाएगी। ठीक है, तो यह MSME हो गया। तीसरा इंजन जो है वह है निवेश। निवेश के तहत आप देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पहला लोगों में निवेश यानी कि मानव संसाधन का विकास करना, दूसरा अर्थव्यवस्था में निवेश इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, और तीसरा नवाचार यानी कि इनोवेशन में निवेश। तो निवेश के 3 महत्वपूर्ण कारक होंगे, लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश। तो इन तीनों में निवेश को हम लोग एक एक करके यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोगों में निवेश। लोगों में निवेश के तहत अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ के परिव्यय से शिक्षा हेतु AI एक्सलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन डेटा को आप लोग याद करते चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, 500 करोड़ के परिव्यय से शिक्षा हेतु AI एक्सलेंस सेंटर की स्थापना, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी तथा स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लॉन्च किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो लोगों में निवेश के तहत ये 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। और भी अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, लेकिन मैं उन सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला है अर्थव्यवस्था में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। इसके तहत राज्यों को 50 वर्ष की अवधि हेतु ब्याज मुक्त ऋणों के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए परिव्यय का लक्ष्य रखा गया है। 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025 से 30 हेतु द्वीपीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 ईस्वी तक कर दिया गया है। 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि सरकार के द्वारा अब देखेंगे तो शहरी चुनौती निधि लॉन्च किया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया उसका पूरा खर्च होगा, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा मिशन। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2033 तक स्वदेशी रूप से न्यूनतम 5 लघु मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ से 2-3 महत्वपूर्ण टारगेट महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपसे स्टेटमेंट पे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पहला आप लोग याद रखें कि परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए 2033 ईस्वी तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। और तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से होगा, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वित्तीय आवंटन 20,000 करोड़ रुपया बजटीय आवंटन किया गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा से संबंधित। स्टेटमेंट में प्रश्न पूछे जाएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है
इसी अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत ही 25,000 करोड़ की निधि के साथ सामुद्रिक विकास निधि की स्थापना। इसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी 49%। 25,000 करोड़ के अंतर्गत 49% हिस्सेदारी सरकार की होगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, इसमें 50,000 हेक्टेयर लगभग जो खेत है, भूमि है, वह इससे प्रभावित होगा। स्वामीह निधि 2 योजना, इसके अंतर्गत यह क्या है तो किफ़ायती और मध्यम आय आवास के लिए एक विशेष विंडो है। स्वामीह निधि 2, इसके अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए राशि आवंटन का लक्ष्य रखा गया है और 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में निवेश के तहत 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में निवेश हो गया, लोगों में निवेश हो गया। और तीसरा जो है निवेश के अंतर्गत वह है नवाचार में निवेश। नवाचार हेतु 20,000 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्मा लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन की भी शुरुआत की जाएगी। पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण एवं संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की जाएगी और इसके अंतर्गत 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपि शामिल हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे कि पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण एवं संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस मिशन को लॉन्च किया गया है। पांडुलिपि सर्वेक्षण मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, इस तरह का ऑप्शन आपको दे देगा, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। यहाँ पर है राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन और यह है ज्ञान भारतम मिशन। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित, दस्तावेजीकरण एवं सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, तो 3 इंजन हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से 3 इंजन को हमने डिस्कस कर लिया। पहला जो इंजन था वह था कृषि, दूसरा इंजन जो था वह था एमएसएमई और अर्थव्यवस्था के तीसरे महत्वपूर्ण इंजन जो है वह है निवेश। और अब आइए चौथा महत्वपूर्ण इंजन जो है वह है निर्यात। ठीक है, तो निर्यात के तहत निर्यात संवर्धन मिशन सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। निर्यात संवर्धन मिशन, इसके तहत 3 मंत्रालय शामिल हैं, वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय। इन तीनों मंत्रालय के कोलैबोरेशन सहयोग से निर्यात संवर्धन मिशन को लॉन्च किया गया। इसके अलावा भारत ट्रेडनेट को लॉन्च किया गया जो कि एकीकृत लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। साथ ही बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% किए जाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। ठीक है, तो चारों महत्वपूर्ण इंजन को हमने बारी बारी से यहाँ पर डिस्कस कर लिया और इस बार का जो पूरी बजट है इन्हीं 4 महत्वपूर्ण इंजन के इर्द गिर्द घूमती है और सारे निर्णय इन्हीं 4 महत्वपूर्ण इंजन से संबंधित लिए गए हैं। अब आइए नई कर व्यवस्था। इस बार के बजट में एक कर जो देते हैं, कर जमा करते हैं, उनको काफ़ी राहत प्रदान की गई है और नई कर व्यवस्था सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत 0 से 4 लाख की यहाँ पे है आय और यह है कर की दर। तो 0 से 4 लाख 0 यानी कि 0%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से अधिक उस पर कर की दर होगी 30%। ठीक है, तो यह नई कर व्यवस्था है। अन्य महत्वपूर्ण छोटे छोटे 2-3 बिंदु हैं, उसे डिस्कस करते हैं। उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, वित्त वर्ष 25-26 में पूंजीगत व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, जीडीपी का 3.1%। रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 4,60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए। और अंतिम है वह है पीएम अनुसंधान योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10,000 लोगों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने वित्त वर्ष 2025-26 का यूनियन बजट को हमने डिस्कस कर लिया है। जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी पॉइंट को हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। इसके पूर्व में हमने बिहार बजट को भी डिस्कस किया था, तो बिहार का बजट और यूनियन बजट ये दोनों बजट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो है इकोनॉमी सर्वे हम लोग धीरे धीरे चैप्टर वाइज नोट्स बनाकर उसे भी डिस्कस किया जाएगा, चाहे बिहार का इकोनॉमी सर्वे हो या फिर केंद्र सरकार का इकोनॉमी सर्वे हो, तो आने वाले दिनों में उसे भी डिस्कस कर दिया जाएगा। अंत में एक बार फिर आप सभी से, अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। इसके साथ ही 71वीं बीपीएससी
प्री के लिए जो हमारा करेंट अफेयर का पेड बैच चल रहा है उसे भी आप लोग जरूर जुड़ें, क्योंकि अगर सवाल स्टेटमेंट वाइज या फिर फैक्चुअल किसी भी तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर 1 ईयर का बेहतर तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। विभिन्न मैगजीन का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वह प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन हो, विजन आईएएस का मंथली मैगजीन हो, या फिर परीक्षा मंथन की मैगजीन हो, डेली पीआईबी अपडेट्स हो, या फिर बिहार का करेंट अफेयर हो, बजट इकोनॉमिक सर्वे, विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज, सभी चीज़ जो भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। डिफरेंट टाइप के नोट्स, पीवाईक्यू, चाहे वह एमपी पीसीएस का हो, यूपी इस बार का छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो 2025 का एग्जामिनेशन, तो उन सभी का आपको यहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इससे जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पे संपर्क करें, या फिर इससे जुड़ने का जो चार्ज है वह फी है इसका RS 500 रुपये। ये दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पे 500 रुपये आप लोग पे कर दें, 1 साल का यह वैलिडिटी रहेगी। और 500 रुपये पेमेंट करने के बाद दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज स्क्रीनशॉट के रूप में भेज दें, आपको हमारे पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।